बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत हम स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी होती है वो पढ़ेंगे और एजेंटाइल कंडीशन फॉर लिबर्टी। तो देखिए स्वतंत्रता के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक होती है, ज़रूरी होती है। हम एक एक स्वतंत्रता की एक एक शर्त को हम पढ़ेंगे। मानवीय स्वतंत्रता के अनुरक्षण हेतु कुछ स्वाभाविक परिस्थितियां समाज में आवश्यक है। उनके अभाव में स्वतंत्रता का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। अगर ये परिस्थितियां, ये शर्तें नहीं होगी तो जो स्वतंत्रता है मानव की वो खतरे में पड़ सकती है। आइए पढ़ते हैं कि इनके अभाव में स्वतंत्रता का अस्तित्व खत्म हो सकता है। तो सबसे पहली कौन सी है? सबसे पहली आपकी व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति निरंतर जागरूकता। व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता के प्रति निरंतर जागरूकता रखनी होगी। दूसरा, नागरिक की निडरता एवं साहस। नागरिक का क्या होना ज़रूरी है? निडर होना ज़रूरी है और साहसी होना ज़रूरी है। तीसरा, समाज में लोकतांत्रिक भावनाओं का पनपना। चौथा, स्वतंत्रताएं लोकतांत्रिक शासन में ही पनप सकती हैं। स्वतंत्रताएं जो है वो लोकतांत्रिक शासन में ही पनप सकती हैं। साथ ही नागरिकों को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होना। नागरिक की निडरता एवं साहस, समाज में लोकतांत्रिक भावनाओं का पनपना, स्वतंत्रता। चौथा पॉइंट है स्वतंत्रता लोकतांत्रिक शासन में ही पनप सकती है, यानी जहां जनता का शासन चलता हो वहीं स्वतंत्रता पनप सकती है। साथ ही नागरिकों को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होना, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इनके अभाव में स्वतंत्रता पर संकट आ सकता है अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो। ठीक है, नागरिकों की निडरता भी ज़रूरी है, साहस भी ज़रूरी है, स्वतंत्रता के लिए निरंतर जागरूकता भी ज़रूरी है, समाज में लोकतांत्रिक भावनाओं का पनपना भी ज़रूरी है और स्वतंत्रताएं लोकतांत्रिक शासन में ही पनप सकती हैं। नागरिकों को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए। इनके अभाव में स्वतंत्रता पर संकट आ सकता है। छठा पॉइंट देखिए, आर्थिक दृष्टि से समतामूलक समाज। आर्थिक दृष्टि से समतामूलक समाज होना बहुत ज़रूरी है। सभी के साथ, अमीर हो या गरीब हो, सभी के साथ समानता का अधिकार होना चाहिए। सबको अवसर की समानता मिलनी चाहिए। SC, ST, OBC, जनरल सभी को इक्वल होना चाहिए। समाज में समतामूलक समाज होगा तभी स्वतंत्रता बचकर रहेगी, वरना खतरे में पड़ सकती है। फिर है पक्षपात विहीन विधि का शासन। इसका मतलब क्या है? पक्षपात विहीन विधि का शासन यानी कि कानून की नज़र में, विधि मतलब क्या होता है? कानून। यानी कानून की नज़र में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी मूल वंश का हो, ठीक है, चाहे लिंग का हो, चाहे किसी भी आधार पे उस व्यक्ति के साथ कानून की नज़र में सबको समानता का अधिकार रखना है। फिर आपका अगला पॉइंट है प्रेस की स्वतंत्रता। यानी व्यक्ति को ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो मीडिया को बुलाकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है, बोल सकता है, न्यूज़पेपर में छपवा सकता है, बस वो संविधान की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। तो जब प्रेस की स्वतंत्रता होगी तो स्वतंत्रता की रक्षा भी हो पाएगी। निष्पक्ष जनमत होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं हो कि जिनके पास पैसा हो केवल जनमत उन्हीं की साइड हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि निष्पक्ष जनमत होना चाहिए। सभी के साथ, लोगों के साथ बराबर न्याय होना चाहिए। फिर 10वां पॉइंट है समाज में शांति और सुरक्षा का वातावरण। तो समाज में शांति और सुरक्षा का वातावरण, जब सबको समानता का व्यवहार मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, तो समाज में शांति और सुरक्षा का वातावरण भी बनेगा। ठीक है। फिर 11वीं विशेषता है स्वतंत्रता यानी न्यायपालिका। और न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका की नज़र में सभी लोग बराबर होने चाहिए। न्यायपालिका को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। जब न्यायपालिका स्वतंत्र होकर कार्य करेगी और सही न्याय करेगी तो स्वतंत्रता और सम्मान दोनों ही बना रहेगा। तो इसके अभाव में भी स्वतंत्रता संकट में पड़ सकती है। फिर 12वीं विशेषता है संविधानवाद। हमारा एक संविधान बनाया गया है, आपको पता है, और संविधान में सभी चीज़ें आपके लिए, अनुच्छेद, आर्टिकल, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य सभी दिए हुए हैं और ये नागरिकों के लोक कल्याण के लिए बनाए गए हैं। नागरिकों के लिए संविधान का निर्माण किया गया। कानूनों का पालन नागरिकों को ही करना है।
तो अगर ये संविधान के नियम नहीं होंगे, कानून नहीं होंगे, तो स्वतंत्रता संकट में पड़ सकती है। तो आपने ये पढ़ा, आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आप देखिए, अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के मार्ग की प्रमुख बाधाएं। तो स्वतंत्रता के मार्ग की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी है? सबसे पहला देखिए, बाधा पढ़ रहे हैं हम, अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता का अभाव, यानी आपको अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता ही नहीं है, तो फिर ये भी बाधा ही है, आप अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर ही नहीं पाओगे। दूसरा, अशिक्षा, यानी व्यक्ति को जब तक शिक्षा प्राप्त नहीं होगी, वो अपनी स्वतंत्रता के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करेगा, पढ़ेगा नहीं, तो भी स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। उसे ये महसूस ही नहीं होगा कि उसे शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, या उसके पास मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है शिक्षा के लिए, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने का वो उसको अधिकार मिला हुआ है, संविधान में दिया हुआ है। अगर कोई उससे उसकी शिक्षा छीन रहा है तो वो कोर्ट जा सकता है। तो जब उसको शिक्षा नहीं होगी तो फिर वो अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा, तो ये भी एक बाधा है। तीसरा, गरीबी और संसाधनों का अभाव। तो गरीबी और संसाधनों की कमी वास्तव में एक प्रकार से स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा है, क्योंकि गरीबी की वजह से कई लोग अपने, और आर्थिक उपाय अर्जन नहीं होने की वजह से, पैसा नहीं होने की वजह से, संसाधन नहीं होने की वजह से कई लोग अपनी शिक्षा छोड़कर बैठ जाते हैं, और वो अपने जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं, स्वतंत्रताएं हैं, उनका इस्तेमाल भी वो नहीं कर पाते हैं। तो ये भी स्वतंत्रता के मार्ग में शिक्षा, गरीबी और संसाधनों की कमी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेती है। व्यक्ति पढ़ना चाहता है लेकिन मजबूर होकर उसे काम पर जाना पड़ता है। चौथा पॉइंट है, नगर पालिका के कार्यों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप। आपने ऊपर अभी विशेषता में पढ़ा कि स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तो वो स्वतंत्र रहकर निष्पक्ष रूप से जनता के साथ न्याय कर पाएगी। लेकिन अगर न्यायपालिका पर, कार्यपालिका के कानून लागू करने का काम है कार्यपालिका का, लेकिन अगर कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में, उनके मामलों में हस्तक्षेप करेगी तो न्यायपालिका स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर पाएगी, उसके फैसले पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए ये भी एक प्रकार की बाधा है कि कार्यपालिका न्यायपालिका के मामले में हस्तक्षेप करेगी। तो संविधान और कानूनों के प्रति सम्मान का अभाव। संविधान के नियम अगर लागू हैं तब तो जनता के लिए बने हैं, तो जनता के लिए बने तो जनता को उसका प्रॉफिट मिलना चाहिए। लेकिन अगर संविधान के नियम नहीं चल रहे हैं, कानूनों का सम्मान नहीं किया जा रहा है, तो व्यक्ति स्वतंत्रता का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, अपने अधिकारों के लिए भी नहीं लड़ पाएगा। तो ये भी बाधा है। अराजकता का वातावरण हो जाएगा। बिना स्वतंत्रता के व्यक्ति को जो है फिर अराजकता का और कई अनेक प्रकार के सामाजिक तत्वों का भी सामना करना पड़ेगा। कार्यपालिका का स्वेच्छाचारी आचरण। कार्यपालिका का स्वेच्छाचारी आचरण कानून को लागू करने के लिए। 8वां पॉइंट है, राष्ट्र विरोधी तत्व और आतंकवाद। तो जब स्वतंत्रता छीन ली जाएगी, स्वतंत्रता के मार्ग की बाधाएं आएगी, तो ये जो आतंकवाद है ये स्वतंत्रता में अपने आप में एक बाधा है। राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, वो भी लोगों की स्वतंत्रता छीनने में लगे हैं, तो ये भी एक प्रकार की बाधा ही है। तो इस प्रकार स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली ये बाधाएं हैं। अगर ये बाधाएं रहेगी तो व्यक्ति अपने स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसके लिए उसका ज़रूरी है शिक्षित होना, जागरूक होना, न्यायपालिका स्वतंत्र होना। आपने ऊपर विशेषताएं पढ़ी हैं, वो सब जरूरी हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है। स्वतंत्रता क्या होती है? इक्विलिटी। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? कानून की नज़र में समान होना, है ना, कानून की नज़र में समान होना। तो स्वतंत्रता जो है, समानता जो है, संविधान में आपको समानता का अधिकार दिया है, आपके साथ मूल अधिकार है, आपने पढ़ रखे हैं। तो उस पहला अधिकार ही आपका समानता का अधिकार है, और उसमें पहला ही पॉइंट है कानून के समक्ष समानता। आपके साथ हर प्रकार से समानता होनी चाहिए, जाति पाति, लिंग भेद, मूल, वंश, सभी प्रकार से आपके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखिए, आपको अवसर की समानता मिलनी चाहिए। तो अब स्वतंत्र समानता का यहाँ क्या मतलब है? समानता की अवधारणा की उत्पत्ति विशेष अधिकार प्रथा के विरुद्ध प्रतिक्रिया में हुई थी। क्या है? फ्रांस के, अगर मैं उदाहरण आपको बोलूँ तो फ्रांस का उदाहरण ले सकते हैं आप। फ्रांस में जो है, फ्रांस का नारा है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो ये नारा पहुंचने के लिए सबसे पहले वहाँ क्या स्थिति थी कि वहाँ पर जो है विशेष अधिकार वर्ग प्राप्त थे, पादरी और कुलीन वर्ग विशेष अधिकार प्राप्त थे। तो उसकी वजह से उनके और जनता के बीच में जो अधिकार थे, समान अधिकार नहीं थे। तो विशेष अधिकारों के खिलाफ जब जनता ने आंदोलन किया
तो फिर बाद में फ्रांस में जो है गणतंत्र आया और फ्रांस में समानता का अधिकार सभी को मिला, समता रोटी खाने को मिली, सभी के साथ समानता का व्यवहार हुआ और विशेष अधिकार के विरुद्ध था ये। ठीक है, तो विशेष अधिकार के विरुद्ध ये समानता की अवधारणा आई है। प्रकृति ने सभी मनुष्यों को जन्म से ही समान पैदा किया है, उत्पन्न किया है। असमानता का निर्माण मानव निर्मित परिस्थितियों के कारण होता है। असमानता मानव निर्मित परिस्थिति है, मानव ने बनाया है असमानता को। मानव अधिकारों के घोषणा पत्र में, मानव अधिकारों का हमारे देश का एक घोषणा पत्र है, उसमें क्या लिखा है आपको भी समझ लेना है कि मानव अधिकारों के घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ है कि मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं, वे अपने अधिकारों के विषय में भी स्वतंत्र और समान रहते हैं। हमारे घोषणा पत्र में क्या लिखा है, हमारा जो मानव अधिकार का घोषणा पत्र है कि मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं और वे अपने अधिकारों के विषय में भी स्वतंत्र और समान रहते हैं। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में भी कहा गया। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुई है आपकी 1776 में, और अमेरिका में भी यही बात कही गई। क्या बात कही गई अमेरिका में भी? कि हम इस सत्य को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान उत्पन्न किया है। प्रकृति ने ही जब हम में भेदभाव नहीं किया तो फिर बाकी लोग कौन होते हैं? तो हम लोग जो है, ये हमारे मानव अधिकार के घोषणा पत्र में और अमेरिका के घोषणा पत्र में भी लिखा है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान उत्पन्न किया, अतः उनको स्वतंत्रता और समानता मिलनी चाहिए। तो यहाँ समानता का मतलब यही है। फिर देखिए समानता का अर्थ, समानता का अर्थ भी देख लीजिए, मीनिंग ऑफ इक्वलिटी। समानता उस परिस्थिति का नाम है बच्चों जिसके कारण सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए समान अवसर प्राप्त हो सकें। साथ ही सामाजिक विषमता के कारण उत्पन्न होने वाली असमानताओं को समाप्त किया जा सके। समाज में सभी व्यक्तियों को एक समान किए जाने की अवधारणा संभव नहीं है। सभी व्यक्तियों को एक समान किया जाना संभव नहीं है। प्रकृति ने सभी लोगों की शारीरिक और मानसिक रूप से समान योग्यताएं भी नहीं दी है। कोई पूरा शारीरिक रूप से सक्षम है तो कोई दुर्बल है तो कोई मोटा है ना। फिर देखिए प्रकृति ने सभी लोगों को, कोई होशियार है तो कोई कमज़ोर है, तो समानताएं तो नहीं है। लेकिन इस मामले में लोस्की क्या कहता है? लोस्की कहता है कि समानता का अर्थ ये नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए या प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए। सभी के साथ समानता हो ये ज़रूरी नहीं है। लोस्की कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए या प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए ये ज़रूरी नहीं है। यदि एक मजदूर का वेतन प्रसिद्ध वैज्ञानिक या गणितज्ञ के बराबर कर दिया जाए, एक मजदूर का वेतन प्रसिद्ध वैज्ञानिक या गणितज्ञ के बराबर कर दिया जाए तो समाज का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ समानता नहीं है। इसीलिए समानता का अर्थ यह है कि कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग नहीं रहे। समानता का क्या मतलब है? कि कोई वर्ग विशेष अधिकार किसी को प्राप्त नहीं हो, सभी लोगों को उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो। यहाँ पर समानता का अर्थ समझ में आता है। किसी वर्ग विशेष को अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए। फिर देखिए आप, समानता का अधिकार सभी के साथ होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जाति, लिंग, भेद, मूल, वंश के आधार पर सभी मनुष्य समान है। समानता के कुछ आधारभूत तत्व हैं, तो देखिए आपको याद भी हो जाएंगे, बहुत इजी हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है समान लोगों के साथ समान व्यवहार ही समानता है। समान लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त हो। सभी लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त हो। समाज एवं राज्य सभी लोगों के साथ समान आचरण, समाज एवं राज्य सभी लोगों के साथ समान आचरण एवं समान व्यवहार करें। तो समाज और राज्य के लोग सभी के साथ बराबर का समानता का व्यवहार करें। ठीक है, क्योंकि अमीर हो, गरीब हो, जाति हो, लिंग हो, मूल हो, वंश हो, जन्म हो, किसी भी आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करें। मानवीय गरिमा और अधिकारों को समानता प्राप्त हो। हर मनुष्य का सम्मान होना चाहिए, हर मनुष्य की गरिमा और उसके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, वर्ग, वर्ण, लिंग, निवास स्थान, संपत्ति, राष्ट्रीयता आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए। ये है आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट। और प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान महत्व दिया जाना
चाहिए। तो ये आपने पढ़े हैं आधारभूत तत्व।